दोस्तों, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी से जातीय कार्ड बाहर निकल आया है। हालिया मामला आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार का है, जिसमें रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर मुखिया पर बवाल मचा हुआ है। अब इन दोनों के बीच का विवाद क्या है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी को जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के जातीय समीकरण का एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक प्रासंगिक बने रहेंगे। बिहार में जब जब विधानसभा का चुनाव होगा तब तब ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लिया जाएगा। इसलिए जब तक आप इस शख्सियत के बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे तब तक आप इनके सही या गलत होने के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए आपको ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूरी कहानी सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्रह्मेश्वर सिंह का जन्म 13 मार्च 1947 को बिहार के भोजपुर जिले के खोपीरा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम बालक सिंह था और वे भूमिहार जाति से आते थे। भूमिहार का शाब्दिक अर्थ होता है जिनके पास भूमि है। भूमि यानी कि खेती योग्य जमीन। वो मूल रूप से किसान थे और उनके पास करीब 100 बीघा की खेती थी जिनके ऊपर वह खेती करते थे। फिर साल 1960 में पंचायती राज आया और साल 1970 में वह खोपीरा गांव के निर्विरोध मुखिया चुन लिए गए और यह एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार तक हुआ और वो लगातार 15 सालों तक खोपीरा गांव के मुखिया बने रहे। इसी के बाद ब्रह्मेश्वर सिंह ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से जाने जाने लगे और कई बार लोग उन्हें मुखिया जी के नाम से भी संबोधित करते। इसलिए अगर हम वीडियो में आगे ब्रह्मेश्वर सिंह ब्रह्मेश्वर मुखिया या मुखिया जी का नाम लें तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों नाम एक ही शख्स के हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि बिना इसके ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी अधूरी रहेगी। नक्सलवाद आया इसलिए आज आप और हम ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बंगाल में जिस समय नक्सलवाद पनप रहा था उसी दौरान बिहार की निचली जातियों में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में साल 1967 में जब कानू सान्याल इसकी स्थापना कर रहे थे, उस समय बिहार में कई जातीय सेनाएं अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन नक्सल आंदोलन की धार ज्यादा उग्र थी। धीरे धीरे यह बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया। इसी दौर में भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन ने भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। नक्सलवादी आंदोलन विकास के अभाव और गरीबी से निकला है, जबकि माओवाद चीनी नेता माओ त्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते हैं। इसके बाद विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन चलाया तो आरोप लगे कि जमींदारों ने वो जमीन दान कर दी है जो पड़ती थी या जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस समय सरकार में बड़ी जातियों का प्रभुत्व था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी जमीनें बचाने के लिए कई लोग राजनीति में उतर गए। यहां से जब उन्हें सत्ता मिली तो इसके हनक में प्रशासन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ऐसे में असंतोष की आग बढ़ती जा रही थी। बिहार इस चीज में बुरी तरह से जकड़ चुका था और इस समय तक यहाँ पर कई जातीय सेनाएं बन गई थी जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन इससे बड़े आंदोलन में बदला भाकपा माले ने। बाद में उसकी जगह एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने ले ली और फिर इसने ऐलान कर दिया कि जो बोएगा वही काटेगा। यहाँ से इन संगठनों ने कई जगहों पर खेतों में सांकेतिक तौर पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए कि यह जमीन अब हमारी है। ये संगठन मजदूर और छोटे किसानों को आगे करते और फिर इनके ऊपर जमींदारों का कहर टूटता। ये मजदूर दूसरी तरफ से भी मजबूर थे। अगर वह एमसीसी की बात नहीं मानते तो उसकी सजा भी उन्हें ही मिलती। कुल मिलाकर जमींदार और नक्सली के बीच खूनी जंग की गवाह बनी जहानाबाद, अरवल,
गया और भोजपुर की धरती, जहां दोनों मजबूत स्थिति में थे और इसीलिए इन इलाके को लाल इलाका भी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका आधार भूमि है। भूमिहार जैसी ऊंची जातियों के पास जमीन ज्यादा होती थी और इसीलिए जमींदारों में भी उसका वर्चस्व ज्यादा था। अब 90 का दशक शुरू होने के साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और लालू प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही लालू यादव के अनुसार बिहार में सामाजिक न्याय का दौर शुरू हुआ। यह सामाजिक न्याय कोर्ट कचहरी में नहीं मिलता था, बल्कि एक सीधा सा फॉर्मूला था कि जिसने तुमको सताया है तुम उसको सताओ, और यह फॉर्मूला सीधे तौर पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रही थी। दोस्तों, 90 के दशक में हालात और ज्यादा बुरे हो गए थे। नरसंहारों का दौर शुरू हो गया था। सवर्ण बिहार छोड़कर जाने लगे थे। नरसंहार के बाद कई लोग इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कि वह अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में जाएं। हजारों एकड़ जमीन पर नक्सलियों द्वारा लाल झंडा फहरा दिया गया था। ये जमीन भूमिहारों की थी, जिसे एमसीसी ने अपने कब्जे में ले लिया था और अब खौफ के मारे उसके ऊपर कोई भी खेती करने को तैयार नहीं थे। ऐसे कई आरोप लगे कि लालू यादव की सरकार को कम्युनिस्टों का समर्थन था, इसलिए भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। बिहार में इस समय जिंदा रहने का हक सिर्फ लालू यादव और उनके समर्थकों को था। फिर जब बात अस्तित्व की आई तो धीरे धीरे सभी सवर्ण एकजुट होने लगे। इससे पहले 90 का दशक शुरू होते ही 12 फरवरी 1992 की रात को गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली संगठन एमसीसी के सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला करके भूमिहार जाति के 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसे 12 नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भूमिहार और बाकी के अगड़ी जाति के लोग प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद किए, लेकिन लालू यादव की सरकार में यह संभव नहीं हो सका और लगातार दलित और ओबीसी समर्थित नक्सली भूमिहारों की जमीन पर कब्जा जमाते रहे और उन्हें मारते रहे। फिर साल 1994 में खोपिड़ा से मुखिया रहे ब्रह्मेश्वर सिंह ने अपनी खुद की जाति की एक प्राइवेट आर्मी बनाई। नाम रखा रणवीर सेना। यह नाम भूमिहारों के पूजनीय बाबा रणवीर के नाम पर रखा गया था। अब रणवीर सेना का एक ही मकसद था, मौत के बदले मौत, और यहीं से ब्रह्मेश्वर मुखिया का अभ्युदय होना शुरू होता है। बिहार के किन नेताओं को पसंद करते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया? अब बिहार में मैं सिमटना नहीं चाहता। चलिए ठीक है। हमारा नरेंद्र मोदी के पास देश की नेतृत्व दी जाए तो मुझे विश्वास है कि देश गुलबंद हो जाए और फौलादी तेवर देश में आएगा। लेकिन ऐसे में ब्रह्मेश्वर मुखिया को कहे कि ये भाजपा के विचारधारा के लग रहे हैं। भाजपा नहीं, भाजपा का सवाल छोड़ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी हार्डकोर, मैं शुरू से आरएसएस के माने जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी से भी 2 डेग आगे हूं, राष्ट्रवादी हूं, कट्टर राष्ट्रवादी हूं। यदि राष्ट्र के विरुद्ध में यदि एक शब्द हो तो मन करता है कि उसका सर कत्ल कर दो। इतना मैं ताकत चाहता हूं कि हमारे भारत माँ है, हमारा भारत माँ के विरुद्ध अब कोई षड्यंत्र करे और मैं तमाशा देखते रहूं। ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में इधर रणवीर सेना तैयार हो ही रही थी कि नक्सलियों ने नाधी नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 7 भूमिहारों को मार डाला गया। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए और ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद 11 जुलाई 1996 को नाधी नरसंहार के तुरंत बाद बथानी टोला नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें 21 दलितों को मारा गया। इस दिन गरीब अल्पसंख्यक दलित समुदाय के 8 बच्चों, 12 महिलाओं और 1 पुरुष को रणवीर सेना ने अपना शिकार बनाया और इसे 12 और नाधी नरसंहार का बदला बताया। यह संभवतः रणवीर सेना का पहला हस्ताक्षर था और इसी घटना के बाद बिहार के लोग और बिहार की सरकार ने रणवीर सेना को नोटिस में लेना शुरू किया, जिसके बाद तो रणवीर सेना ने जैसे नरसंहार की एक झड़ी ही लगा दी।
इसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया की अगुवाई में रणवीर सेना ने फेमस लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा और नारायणपुर नरसंहार समेत कई नरसंहारों को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हालांकि इस दौरान नक्सली संगठन सोया नहीं था और वे भी सेनारी और रामपुर चौरम जैसे नरसंहारों को अंजाम दिया, जिसमें कई भूमिहारों को मारा गया था। अब यहीं पर सरकार की मानसिकता निकलकर सामने आई जब वे बड़े बड़े नक्सल कमांडर्स को छोड़कर रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया को वांटेड घोषित कर दिया और उनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। जिसके बाद 29 अगस्त 2002 को बिहार की राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड से उनको गिरफ्तार किया गया। साल 1995 से लेकर 2002 तक ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर कुल 277 लोगों की हत्या का केस दर्ज हुआ। 277 लोगों की हत्या से संबंधित 22 अलग अलग आपराधिक मामलों में उन्हें अभियुक्त माना गया। इनमें से 16 मामलों में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, बाकी 6 मामलों में वह जमानत पर थे। हम आपको यह भी बताते चलें कि बथानी टोला मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया फरार हैं, जबकि ब्रह्मेश्वर मुखिया उस समय जेल में थे। इस मामले में उन्हें फरार घोषित किए जाने के कारण उन्हें सजा नहीं हो सकी और वो 8 जुलाई 2011 को जेल से रिहा हो गए। बाद में बथानी टोला मामले में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। दोस्तों, साल 2002 में गिरफ्तार होने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया साल 2011 में 9 साल जेल में बिताने के बाद रिहा हुए और अपने घर आरा में रहने लगे। इसके बाद उन्होंने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से अपनी संस्था बनाई और कहने लगे कि वह किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अफसोस तो मरणोपरांत भी नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं किसानों को जागृत किया हूँ। कहीं हिंसा प्रतिहिंसा की बात नहीं आई, सिर्फ रक्षात्मक बात मैं किया हूँ। गांव-गांव में जा करके गांव अपनी रक्षा की है। लेकिन इसके 1 महीने के अंदर ही 1 जून 2012 को जब वह सुबह के 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे कि मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड की भी एक अलग कहानी है जो यहाँ सुनाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। दोस्तों, बिहार में जितने भी नरसंहार हुए हैं उसके सिलसिलेवार वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट बिहार के नरसंहार में मिल जाएंगे, इसलिए अगर आप उन वीडियोज को एक एक करके विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों, अब बात यह होगी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया सही थे या गलत, और उनके नाम पर आज भी उनके समर्थक मरने और मारने पर क्यों उतारू हो जाते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को भूमिहार और अगड़ी जाति के लोग अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि वह उनके हक की बात कर रहे थे, जबकि दलित उन्हें राक्षस मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़े नक्सली कमांडर थे जिन्हें दलित अपना हीरो मानते हैं, जबकि भूमिहार और अगड़ी जातियों के लिए वह सबसे बड़े विलेन रहे। अब आप यह तय कीजिए कि जब एक सही हो सकते हैं तो दूसरे गलत कैसे, और जब दोनों ही सही थे तो गलत कौन। इस दरमियान आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इस दौरान बिहार में इन दोनों के अलावा एक तीसरी पार्टी भी थी, और वो थी बिहार की सरकार, जो अपने सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पर बिल्कुल कायम रही थी। तो दोस्तों, यही थी ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया उर्फ मुखिया जी की पूरी कहानी। अब आप अपने अपने हिसाब से सही और गलत हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।